हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसका क्षेत्र एवं उसके उद्देश्यों के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम सामाजिक सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकार और उसके आयोजन के चरण के बारे में जानेंगे। अध्ययन के उद्देश्यों, प्रकृति, विषय वस्तु, अध्ययन प्रणाली आदि के आधार पर वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। जैसे बेल्स ने सर्वेक्षण के 2 प्रकार बताए हैं, प्रचार सर्वेक्षण तथा तथ्य सर्वेक्षण। सीन-पाओयांग ने सर्वेक्षण के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, प्रसंगात्मक तथा सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण। इसी प्रकार हर्बर्ट हाइमन ने विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख किया है। जूलियन साइयन ने भी सर्वेक्षण को 2 भागों में बांटा है, कारणात्मक तथा वर्णनात्मक। ओपेनहाइम ने विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक सर्वेक्षणों का उल्लेख किया है। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकारों का उल्लेख किया है, पर सामान्य रूप से सर्वेक्षण को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं, यहाँ हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है समग्र के आधार पर। क्षेत्र के विस्तार एवं संपूर्णता के आधार पर सर्वेक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है संगणना सर्वेक्षण और दूसरा है निदर्शन सर्वेक्षण। संगणना सर्वेक्षण के अंतर्गत बताया गया है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण में किसी विषय अथवा समस्या के अध्ययन हेतु क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क किया जाता है। भारत में प्रति 10 वर्ष में किया जाने वाला जनगणनात्मक सर्वेक्षण इसी प्रकार का सर्वेक्षण है। इसके अंतर्गत दूसरा प्रकार है निदर्शन सर्वेक्षण। इसमें बताया गया है जब समग्र का विस्तार बहुत अधिक हो, इकाइयों की संख्या अधिक हो और हमारे पास समय, धन और श्रम की कमी हो, तो समग्र की सभी इकाइयों से संपर्क न करके समग्र की कुछ इकाइयों जो कि उसके प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती हैं को चुनकर उनका अध्ययन किया जाता है। इन प्रतिनिधि इकाइयों को निदर्शन कहते हैं। निदर्शन इकाइयों का सर्वेक्षण ही निदर्शन सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण के मुख्य प्रकारों में अगला प्रकार आता है सूचनाओं के आधार पर। यानी सूचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है, संख्यात्मक और गुणात्मक। इसी आधार पर सर्वेक्षण को भी 2 भागों में बांटा गया है, गुणात्मक सर्वेक्षण और परिमाणात्मक सर्वेक्षण। पहले हम बात करेंगे गुणात्मक सर्वेक्षण की। इस प्रकार के सर्वेक्षणों में विषय अथवा समस्या के बारे में गुणात्मक जानकारी संकलित की जाती है, यानी कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन जिनमें लोगों के मूल्यों, विचारों, विश्वासों, भावनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे गुणात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। दूसरा है परिमाणात्मक सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण में विषय अथवा समस्या के बारे में मात्रात्मक अथवा संख्यात्मक सूचनाएं संकलित की जाती हैं। उदाहरण के लिए परिवारों की संख्या, आय व्यय के आंकड़े, जनसंख्या संबंधी सूचनाएं आदि। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों के अंतर्गत अगला प्रकार आता है उद्देश्यों के आधार पर। इसे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, विवरणात्मक सर्वेक्षण, व्याख्यात्मक सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण। तो पहले हम बात करेंगे विवरणात्मक सर्वेक्षण की। इस प्रकार के सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी भी समुदाय अथवा समूह के लोगों की सामाजिक दशा, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, शिक्षा, मनोरंजन, धर्म, व्यवसाय आदि सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त करना है। अगला है व्याख्यात्मक सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षणों में किसी भी घटना के पीछे निहित कारणों को ज्ञात करके समस्या की व्याख्या की जाती है। जैसे अनुशासनहीनता, बाल अपराध आदि समस्याओं के कारणों को जाना जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। अगला है अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण। जब किसी समस्या के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण कहा जाता है। इस प्रकार का सर्वेक्षण पूर्वगामी सर्वेक्षण के अनुसार ही होता है। अगला प्रकार माना जाता है समय अवधि के आधार पर। इसे भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, लघुकालिक सर्वेक्षण और दीर्घकालिक सर्वेक्षण। लघुकालिक सर्वेक्षण के अंतर्गत बताया गया है कि जब सर्वेक्षण थोड़े समय में ही संपन्न हो जाते हैं, इनका उद्देश्य किसी तात्कालिक समस्या अथवा विषय के बारे में लोगों की राय जानना आदि होता है। जैसे चुनाव के समय में हम किसी राजनीतिक दल
ये पक्ष विपक्ष के बारे में राय जानना चाहते हैं या उम्मीदवार की हार जीत के बारे में पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार का सर्वेक्षण कराना होता है। अगला है दीर्घकालीन सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कुछ सर्वेक्षण ऐसे होते हैं जो एक लंबे समय तक चलते हैं। जब किसी विषय या समस्या का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हो तो बहुत समय लगता है। किसी भी घटना की प्रवृत्ति तथा परिवर्तन आदि को जानने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं और उसकी परस्पर तुलना भी की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, यह जानने के लिए हम हर 5 वर्ष बाद सर्वेक्षण करवाते हैं। तो इसे अगर 20 वर्षों तक करवाते हैं तो यह दीर्घकालीन सर्वेक्षण कहलाएगा। सर्वेक्षण के प्रकारों के अंतर्गत अगला प्रकार माना जाता है आयोजकों के आधार पर, यानी कि सर्वेक्षण का आयोजन कौन करवा रहा है, किसने करवाया है, उसके आधार पर सर्वेक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। सरकारी सर्वेक्षण, गैर सरकारी सर्वेक्षण और अर्ध सरकारी सर्वेक्षण। तो पहला सरकारी सर्वेक्षण, इसमें बताया कि जिन सर्वेक्षणों का आयोजन एवं संचालन सरकार अथवा सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है तो उन्हें सरकारी सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सरकारी सर्वेक्षण ही है। अगला है गैर सरकारी सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण निजी स्तर पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा संचालित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई कंपनी अगर अपने द्वारा उत्पादित माल की खपत के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो वो इस प्रकार का सर्वेक्षण करवा सकती है। अगला है अर्ध सरकारी सर्वेक्षण। जब किसी सर्वेक्षण का आयोजन और संचालन राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विभागों द्वारा किया जाता है तो उसे अर्ध सरकारी सर्वेक्षण कहा जाता है। सर्वेक्षण के प्रकारों के अंतर्गत अगला प्रकार माना जाता है आवश्यकता के आधार पर। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, नियमित सर्वेक्षण और कार्यवाहक सर्वेक्षण। नियमित सर्वेक्षण के अंतर्गत बताया गया है कि जब किसी समस्या अथवा विषय की जानकारी हेतु सतत या नियमित रूप से सर्वेक्षण करने होते हैं तो ऐसे सर्वेक्षण को नियमित सर्वेक्षण कहते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षणों के लिए पृथक से एक विभाग की स्थापना करनी होती है। जैसे भारत सरकार के जनगणना विभाग, रिजर्व बैंक आदि के द्वारा जनसंख्या, आय व्यय, जन्म मृत्यु, राष्ट्रीय संपत्ति आदि के संबंध में समय समय पर नियमित सर्वेक्षण किए जाते हैं। अगला है कार्यवाहक सर्वेक्षण। इसमें बताया गया है कि जब किसी तात्कालिक आवश्यकता अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्थायी संगठन बनाकर सर्वेक्षण किया जाता है तो उसे हम कार्यवाहक सर्वेक्षण कह सकते हैं। हालांकि अभी हमने सर्वेक्षण के कुछ मुख्य प्रकारों का उल्लेख किया, पर इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार के सर्वेक्षण बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है सार्वजनिक और गुप्त सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कुछ सर्वेक्षण ऐसे होते हैं जिसके तथ्य लोगों से छुपाए नहीं जाते। उनके प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष जनता के सूचनार्थ प्रकाशित किए जाते हैं। इन्हें सार्वजनिक सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि से संबंधित सरकार द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण। दूसरी ओर कुछ सर्वेक्षण ऐसे होते हैं जिनका निष्कर्ष राष्ट्रीय और प्रशासकीय हित की दृष्टि से प्रकाशित करना अनुचित माना जाता है, इसलिए इन्हें गोपनीय सर्वेक्षण कहा जाता है। अगला है तथ्यात्मक तथा जनमत सर्वेक्षण। इसमें बताया गया है कि कुछ सर्वेक्षण इस प्रकार के होते हैं जिनमें निश्चित एवं वास्तविक व ठोस तथ्यों का ही संकलन किया जाता है, इसलिए इन्हें तथ्यात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। दूसरी ओर जनमत सर्वेक्षण में विभिन्न विषयों पर लोगों की राय, विचार, दृष्टिकोण आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला है सामान्य तथा विशिष्ट सर्वेक्षण। विशिष्ट सर्वेक्षण का संबंध समाज अथवा समुदाय के जीवन में किसी विशिष्ट पक्ष अथवा समस्या जैसे शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, छुआछूत आदि से भी हो सकता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में समस्या से संबंधित सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके विपरीत सामान्य सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें समस्या के कई पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला है प्राथमिक तथा द्वितीयक सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत बताया गया है जिन सर्वेक्षणों में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा तथ्यों का स्वयं संकलन करता है उसे प्राथमिक सर्वेक्षण कहते हैं, तथा
द्वितीयक सर्वेक्षण के अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन न करके दूसरे व्यक्तियों या साधनाओं द्वारा जो सूचनाएं पहले से एकत्रित है उनके माध्यम से सूचनाओं का संकलन करता है। इसमें अगला प्रकार बताया गया है मूल्यांकनात्मक तथा निदानात्मक सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत बताया गया है मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण में सामाजिक घटना या समस्या के कारणों के आधार पर समस्या को हल करने के लिए सुधारात्मक योजनाएं बनाई जाती हैं, इसलिए इसे परियोजनात्मक सर्वेक्षण भी कहते हैं। निदानात्मक सर्वेक्षण में किसी समस्या के कारणों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए दहेज प्रथा के प्रचलन के पीछे क्या कारण है, तो जब ऐसे सर्वेक्षण किए जाते हैं तो उसे निदानात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। इस प्रकार अभी हमने सामाजिक सर्वेक्षण के विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए प्रमुख प्रकारों के बारे में जाना। आगे हम सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजन के विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे। सर्वेक्षण को ठीक से संचालित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा जाए। नियोजन के अभाव में किसी भी सर्वेक्षण कार्य के उद्देश्यों में सफल होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए सर्वेक्षण में भी विभिन्न चरण आयोजित किए जाते हैं। उन चरणों से होकर जब हम किसी भी सर्वेक्षण कार्य को करते हैं तो अधिक वस्तुनिष्ठ तथ्य प्राप्त होते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण के आयोजनों के प्रमुख चरणों में सबसे पहले बात आती है समस्या के चुनाव की। सर्वेक्षण के आयोजन का यह प्रथम चरण माना जाता है। सर्वेक्षण कार्य की सफलता असफलता समस्या के चुनाव पर ही आधारित है। अध्ययन की समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें सर्वेक्षणकर्ता की पूरी रुचि हो ताकि वह पूरी लगन से कार्य कर सके। साथ ही विषय ऐसा होने चाहिए जिसके संबंध में सर्वेक्षणकर्ता को पहले से ही कुछ ज्ञान हो ताकि वह व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण का आयोजन कर सके। सर्वेक्षण हेतु विषय का चुनाव करते समय साधनों की सीमितता, धन, समय, कार्यकर्ताओं की मात्रा आदि को भी ध्यान में रखते हुए समस्या का चुनाव किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के आयोजन के प्रमुख चरणों में अगला चरण माना जाता है सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय यह विचार कर लेना चाहिए कि इसमें सामान्य उद्देश्य क्या होंगे और विशिष्ट उद्देश्य क्या। उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद ही क्षेत्र, कार्यकर्ताओं की संख्या, समय, खर्च आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके आयोजनों के चरणों में अगला चरण माना जाता है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम विषय के जिन पक्षों को हमें अध्ययन करना है उन्हें स्पष्टतः परिभाषित कर लेना चाहिए ताकि उन पक्षों से संबंधित तथ्य ही संकलित किए जाएं, अन्य निरर्थक तथ्य के एकत्रीकरण से बचा जाए। यह भी तय करना चाहिए कि अध्ययन की इकाई क्या है। यदि श्रमिकों का अध्ययन करना है तो स्पष्टतः परिभाषित करना होगा कि अध्ययन की दृष्टि से हम श्रमिक किसको मान रहे हैं। साथ ही हमें यह भी बताना होगा कि किस भौगोलिक क्षेत्र के श्रमिकों का अध्ययन किया जाना है। सर्वेक्षण के आयोजन के चरणों में अगला प्रमुख चरण आता है प्रारंभिक तैयारियां। इस चरण में सर्वप्रथम विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन आता है। इससे विषय के संबंध में ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही, अध्ययन में स्पष्टता भी आएगी तथा प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे अध्ययन के लिए कौन सी पद्धतियां उपयुक्त है। इसके अलावा कौन से पक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अंतर्गत सर्वेक्षणकर्ता को क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलकर विषय के संबंध में अनौपचारिक बातचीत करना भी शामिल होता है ताकि क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व में ही अनुमान लगाया जा सके और उन आने वाली समस्याओं को पूर्व में ही दूर किया जा सके। सर्वेक्षण के आयोजनों के चरण में अगला बिंदु है निदर्शन का चुनाव। सर्वप्रथम निदर्शन के आकार का निर्धारण करना होता है। निदर्शन के आकार का तात्पर्य यह है कि अध्ययन के लिए कितनी इकाइयों का चुनाव करना है जो समग्र का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व कर सके तथा जिनमें समग्र की सभी विशेषताएं भी शामिल हो। निदर्शन का चुनाव इसलिए भी आवश्यक होता है कि सर्वेक्षण के लिए समय और साधन हमारे पास सीमित होते हैं। इसके आयोजन का अगला बिंदु है बजट व सूची का निर्माण।
सर्वेक्षण कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है बजट बना लिया जाए, अर्थात यह अनुमान लगा लिया जाए कि सर्वेक्षण के विभिन्न मदों पर कितना कितना खर्चा आएगा और संपूर्ण सर्वेक्षण में कुल कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी। खर्चे के अनुसार जो अनुमान लगाया गया है उसके करीब 10% हमें अधिक धनराशि की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। बजट के अलावा समय सूची भी बना लेनी आवश्यक है। सर्वेक्षण में किस चरण में कितना समय लगेगा यह पहले से ही निर्धारित होना चाहिए। सामाजिक समस्याओं से संबंधित सर्वेक्षण निर्धारित समय पर अवश्य पूरे किए जाने चाहिए, अन्यथा समस्याओं को समय पर हल नहीं किया जा सकेगा। इसके आयोजन का अगला चरण है अध्ययन पद्धति का चुनाव एवं अध्ययन उपकरणों का निर्माण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि किसी सर्वेक्षण विशेष के लिए कौन सी अध्ययन पद्धति का चुनाव किया जाए। यह अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र, उपलब्ध धन, समय आदि पर निर्भर करता है। अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली आदि में से किसी एक पद्धति का चुनाव अध्ययन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अध्ययन पद्धति का चुनाव और अध्ययन उपकरणों के निर्माण के बाद आगे बात आती है कार्यकर्ताओं का चुनाव एवं उनके प्रशिक्षण की। सर्वेक्षण कार्य के लिए सर्वेक्षणकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यकर्ताओं द्वारा ही क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा प्राप्त सामग्री का संपादन, वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण का कार्य किया जाता है। अतः सर्वेक्षण के लिए कार्यकर्ताओं का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनमें ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, कार्य के प्रति लगन, धैर्य एवं दूरदर्शिता जैसे गुण पर्याप्त मात्रा में हो। सर्वेक्षण के आयोजन के चरण का अगला बिंदु है सर्वेक्षण का संगठन। सर्वेक्षण कार्य को ठीक से संचालित करने हेतु एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। किसी बड़े सर्वेक्षण को संचालित करने हेतु एक केंद्रीय कार्यालय स्थापित करना पड़ता है, जहां से सब प्रकार के कार्यों का संपादन होता है। सर्वेक्षण कार्य में लगे विभिन्न कार्यकर्ताओं को एक दल के रूप में संगठित करना पड़ता है। सर्वेक्षण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण समिति बनाई जाती है, जो सर्वेक्षण के प्रारंभ से लेकर प्रतिवेदन तैयार करने तक सब कामों की देखभाल करती है। इसका अगला बिंदु आता है पूर्व परीक्षण एवं पूर्वगामी सर्वेक्षण। वास्तविक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सर्वेक्षणकर्ता के लिए आवश्यक है कि सर्वेक्षण हेतु चुने गए उपकरणों एवं प्रविधियों को उन्हें छोटे पैमाने पर लागू करके जांच कर ली जाए, ताकि उनमें होने वाली कमियों का पूर्व में ही अनुमान लगाया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके। इसे ही पूर्व परीक्षण या पद्धति शास्त्रीय पूर्वाभ्यास कहते हैं। पूर्व परीक्षण का इस दृष्टि से भी महत्व है कि इसमें अध्ययन में काम में लिए जाने वाले उपकरण, प्रविधियों, प्रगणकों की जांच हो जाती है। सर्वेक्षण आयोजन के चरण का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है तथ्यों का संकलन। अब वास्तविक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होता है और इस स्तर पर सर्वप्रथम चरण तथ्यों का संकलन है। इस स्तर पर क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ हो जाता है। तथ्य संकलन के लिए अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि में से किन्हीं एक विधि का सहारा लिया जाता है। सर्वेक्षण के आयोजन के चरण का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है तथ्यों का संपादन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण। यहाँ सर्वेक्षणकर्ता तथ्यों का संपादन करता है एवं एकत्रित तथ्यों की जांच करता है और उनमें पाई जाने वाली कमियों को दूर करता है और अनावश्यक तथ्यों को निकाल देता है तथा शेष सभी सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में जमा लिया जाता है। सूचनादाताओं द्वारा प्राप्त उत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया को ही संकेतन कहा जाता है। विभिन्न उत्तरों को संकेतों, प्रतीकों, संख्याओं की सहायता से व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद सर्वेक्षण के उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में बांट लिया जाता है, जिसे कि वर्गीकरण या वर्ग निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। सारणीकरण में वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करते हुए संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है, जिसे सारणीकरण कहा जाता है। ऐसा करने से वर्गीकृत तथ्य अधिक अर्थपूर्ण व स्पष्ट हो जाते हैं। इसका अगला और महत्वपूर्ण व अंतिम चरण है प्रतिवेदन का निर्माण एवं प्रकाशन। प्रतिवेदन का निर्माण एवं प्रकाशन सर्वेक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचन के पश्चात वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सामान्यीकरण किया जाता है। सर्वेक्षण के परिणामों को निष्कर्षों के रूप में
प्रतिवेदन में समुचित स्थान दिया जाता है, सामाजिक समस्या का विश्लेषण किया जाता है और उनके समाधान हेतु सुझाव दिए जाते हैं। सुझाव व्यवहारिक और साधनों की सीमा के अनुरूप होने चाहिए। प्रतिवेदन में आवश्यकता अनुसार चित्रों, बिंदु रेखाओं आदि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक सर्वेक्षण एक लंबी प्रक्रिया है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने हेतु आवश्यक है कि सर्वेक्षण के प्रत्येक चरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन निष्पक्ष रूप से सावधानी पूर्वक किया जाए। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वत्र बनाए रखा जाना चाहिए ताकि हमारा अध्ययन अधिक वस्तुनिष्ठ एवं और वैज्ञानिक हो।